नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, डेली की भांति आज फिर से एक नया सेट लेकर के आ गया हूं। तो आप सारे लोग पेन और पेपर लेकर के जल्दी से आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के पास, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जल्दी से, अभी मैं क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करूंगा, आप सारे लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, अपने सारे मित्रों के पास सेशन को शेयर करिए और फिर पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए अपने 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला के लिए। आपका यूपीएसआई का 10 क्वेश्चन आ गया है, फास्ट करना है। आज आप सभी लोगों को आंसर बताना है, सारे बच्चे रेडी हो जाएं। तो चलिए देखिए, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। यानी कि आपको ये बताना है, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी एक नियम से समान है और एक अलग है, उसी को बताना है। तो ये कह रहा कि रसायन विज्ञान, फिर गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की या भौतिकी की या जीव विज्ञान की, तो ये सभी विज्ञान की ब्रांचेज हैं, साइंस हैं। साइंस 3 होता है ना आपका, ये हो गया आपका कौन सा, केमिस्ट्री, ये हो गया बायोलॉजी, ये हो गया फिजिक्स। और अगर मैथमेटिक्स की बात करोगे, यही सबसे अलग हो जाएगा। अलग क्या है? गणित सबसे अलग है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लाता हूं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे फास्ट। अगला क्वेश्चन आ गया है, आप सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन आपका यह है कि निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिकोण उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, त्रिभुज खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। वृत्त उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनमें टाइपराइटिंग कौशल है, तो वृत्त टाइपराइटिंग कौशल वालों को दर्शाता है। वर्ग उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो स्नातक हैं, तो वर्ग स्नातक को दर्शा रहा है। पंचभुज हिंदी भाषियों की संख्या को दर्शाता है। ये आपका पंचभुज है, ये ठीक है, ये पंचभुज हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, उनकी संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, आप लोग आंसर करो, सारे लोग। नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन दिया गया है 11 10 4 और 12। सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू एवरीबॉडी। देखिए, कह रहा है उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं। टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक, देखिए टाइपराइटिंग कौशल ये दिखाता है वृत्त और स्नातक को दिखाता है ये आपका स्क्वायर। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 केवल और केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले हैं। और अगर बात करूं 5 की, तो 5 केवल स्नातक वाले हैं। और अगर बात करूं 4 की, तो 4 में दोनों आ जाते हैं, जिनमें टाइपराइटिंग कौशल भी है और स्नातक भी है। तो यही पूछ रहा है आपसे, उनकी संख्या कितनी है जिनमें टाइपराइटिंग कौशल है और वो ऑलरेडी स्नातक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों, निर्देश पढ़िए जल्दी से, फिर क्वेश्चन आता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन का निर्देश कि XYZ कॉलेज में आगामी वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित मानदंड हैं। ये कोई कॉलेज है, उसमें चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित मानदंड हैं। मानदंड क्या है? पहला है कि 12वीं कक्षा पास करनी चाहिए, जिसमें विज्ञान विषय प्रमुख होना चाहिए।
यानी कि आपका जो इंटर है वो साइंस साइड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है 1 अगस्त 2016 को 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। 2016 को 18 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि एक बार का डिपॉजिट 10,000 रुपए और वार्षिक फीस 48,000 रुपए जमा करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक बार का डिपॉजिट 10,000 और वार्षिक फीस 48,000 रुपए देने में वो व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाता हूं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, 10वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 70% अंक और 12वीं परीक्षा में कम से कम 60% अंक आना अनिवार्य है, यानी कि अर्जित करना चाहिए। अगर उम्मीदवार ऊपर दिए गए मानदंड पर पूरा उतरता है, सब सही है, लेकिन मान लीजिए पहला उसको तीसरा नहीं सही, सी कह रहा है सिवाय सी के, परंतु वार्षिक शुल्क और एक बार का डिपॉजिट 8,000 रुपए तक जमा करने में सक्षम है, तो उसका मामला प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सब ऑलरेडी आदमी क्लियर कर रहा है, लेकिन तीसरा पॉइंट सी वाला अगर उसको कोई डाउट है, सी वाले का मतलब कि डिपॉजिट वाला जो मामला है, कह रहा कि इसमें अगर वो एक बार में 8,000 तक जमा करने में सक्षम है, तो उसका मामला प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए, इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आइए सर एक बार इसको फिर समझा देता हूँ। कह रहा है कि वार्षिक शुल्क और एक वर्ष का डिपॉजिट 8,000 तक वार्षिक शुल्क मतलब देने में सक्षम हो और एक बार 8,000। चलिए फिर क्वेश्चन आपका आ गया है कि उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति है, कह रहा कि 7 जुलाई 2016 को 20 वर्ष का है, ये पॉइंट तो सही है उसका। 2016 को 18 से कम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी 20 का हो चुका है। उसने विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में रखकर 10वीं 87% और 12वीं 65% अंक प्राप्त किया है। तो एक बार चेक करते हैं कि 12वीं में कितना परसेंटेज मांगा हुआ है। 12वीं परीक्षा में कम से कम 65 और वो ऑलरेडी कितना गेन कर लिया है 65। इसका ये भी पॉइंट सही है, परसेंटेज दोनों के सही है, हाई स्कूल और इंटर, इसमें ऑलरेडी 87 है। वह शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क का भुगतान करने में सक्षम है, तो इसमें तो लगभग सारी कंडीशन फुलफिल किया है। देखिए एज का मामला सही है, विज्ञान भी लिया हुआ है और परसेंटेज भी सही है और फीस भी देने में सक्षम है। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। ये पहला कह रहा है 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, तो पास है, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि उस व्यक्ति ने सारी कंडीशन फुलफिल कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्देश यही होगा क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन कह रहा है उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। रक्षिता ने एबीसी स्कूल में 93% अंक के साथ 10वीं परीक्षा पास की और 89 अंक के साथ 12वीं परीक्षा पास की। वह शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क का भुगतान करने को तैयार है। उसका जन्म 13 जनवरी 1997 को हुआ। तो देखिए बच्चों, इसमें दो चीजें नहीं दी गई। क्या नहीं दी गई हैं? एक तो वो इंटर में सब्जेक्ट क्या लिया था, कह रहा है कि इंटर में साइंस कंपलसरी होना चाहिए। बस इसमें इतना दिया हुआ है कि 12वीं परीक्षा पास की और कुछ नहीं दिया। और
13 जनवरी इतने को उसका जन्म हुआ है ना, लेकिन अब वो कितने साल का है कोई आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा अपर्याप्त है, दिए गए तथ्य निर्णय के लिए अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग करोगे, बनाओ जल्दी से, सारे बच्चे आंसर करें, फास्ट फास्ट सारे लोग करिए। सेम वैसे ही है, देखिए 2 क्वेश्चन बनाया गया ना एकदम सिंपली, आप भी बनाओ जल्दी से। देखिए कह रहा इसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। नंदी का जन्म 20 अक्टूबर 2000 को हुआ था। उसने 12वीं की पढ़ाई प्रमुख विषय के रूप में विज्ञान के साथ की। उसने 10वीं और 12वीं दोनों में 94% अंक अर्जित किए। वार्षिक शुल्क के भुगतान में सक्षम है, परंतु एक बार जमा की जाने वाली राशि में 8000 ही दे सकता है। देखिए अगर वो 8000 ही दे सकता है तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया था कि उसका मामला कहाँ जाएगा, उसका मामला जाएगा, ये जाएगा यहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे। देखिए दिखा देता हूँ आपको, ये परंतु वार्षिक शुल्क और एक बार का डिपॉजिट 8000 रुपए तक जमा करने में सक्षम है तो उसका मामला प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए, प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 8000 तक ही दे सकता है तो इसका मतलब इसका मामला प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों। ये है स्टेटमेंट और ये है आर्गुमेंट, यानी कि कथन और तर्क। तर्क का मतलब ये हो रहा है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका जो तर्क होगा उसको आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि क्या ये सही है या फिर नहीं। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि चीन में जो भी चीजें बन रही हैं भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। जैसे दीपावली के समय में ढेर सारी लाइटें आती हैं चाइनीज या चाइना से, जितने भी आपके खिलौने मोबाइल एक्सेट्रा लगभग सारी चीजें तो चाइना से ही आती हैं। तो कह रहा है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब तर्क देखिए इसका क्या है। पहला तर्क है हाँ, चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है। दूसरा पॉइंट है हाँ, इससे भारतीय उत्पाद में वृद्धि होगी। ये सही है, ये गलत है। अच्छा, अगर यहाँ गलत कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि तर्क सब सही हो जाते हैं, लेकिन बात ये आकर के फंस जाती है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मजबूत कौन सा तर्क है और कौन सा क्या है कमजोर है। तो आपको मजबूत बताना है कि मजबूत तर्क कौन सा है और कौन सा कमजोर, प्रबल और निर्बल। तो यहाँ पर कह रहा है हाँ, चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है। तो समर्थन करता है ये तो सही है कि अभी इसी को मुद्दा बना करके जैसे टिकटॉक या तमाम चीजें बंद कर दी गई थी, लेकिन इससे मजबूत ये तर्क है अगर यहाँ पर है तो कह रहा है हाँ, इससे भारतीय उत्पाद में वृद्धि होगी। अगर चाइनीज चीजें आना बंद हो जाएगी तो भारत में जो भी चीजें बनती हैं उनका उत्पाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये ज्यादा मजबूत है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट, और क्या दिया है स्टेटमेंट में दिया है हमारी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं हर एक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं।
कंपनी के प्रबंधक निदेशक, कंपनी के जो प्रबंधक निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि मेरी कंपनी में कर्मचारियों की जो संख्या है वो अधिक है, इसलिए मैं हर एक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अब पूर्वानुमान क्या है? पूर्वानुमान जो अनुमान होता है एग्जैक्ट नहीं होता, एप्रॉक्स होता है, लगभग होता है। क्या सभी कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करना अनिवार्य है? गलत क्यों होगा? कह रहा जीवन बीमा पॉलिसी कर्मचारियों के उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। सही है। कैसे जानोगे पूर्वानुमान सही है कौन सा गलत है? इसके लिए आप कंपनी के प्रबंधक निदेशक बन जाइए खुद, और ये स्टेटमेंट आप दीजिए जो ये आदमी स्टेटमेंट दे रहा है। कंपनी के प्रबंधक निदेशक आप खुद हैं और आप स्टेटमेंट दीजिए। क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? कि हमारी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं हर एक के लिए जीवन बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव लाना चाहता हूं या रखना चाहता हूं। तो आप जब इस लाइन को बोल रहे होते हैं उसके पीछे क्या सोचते हैं वही पूर्वानुमान होता है। अगर आप उस लाइन को बोलेंगे तो ये सोचेंगे या फिर आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि बीमा पॉलिसी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। अगर बाई द वे आपको कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो अगर वो बीमा किया हुआ है तो उसको एक संतुष्टिजनक धनराशि मिल जाती है। तो इसलिए वो आदमी इस बात को सोच रहा होगा तब वो स्टेटमेंट दिया। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, कह रहा सभी कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करना चाहिए। तो वो जो आदमी है वो अपनी कंपनी के बारे में सोच सकता है, ना कि सभी कंपनी के बारे में सोचेगा फिर वो प्लान बनाएगा। वो अपने बारे में सोच रहा है, उसके दिमाग में आया होगा कि बीमा पॉलिसी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए सही है, तो उसने स्टेटमेंट दी। इसको सॉर्ट आउट करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप खुद ऐसा मानिए कि मैं दे रहा हूँ, स्टेटमेंट को आप खुद दीजिए। फिर उस स्टेटमेंट को देने से पहले क्या सोचे होंगे वही पूर्वानुमान या पूर्वधारणा या परिकल्पना या अवधारणा या पूर्वानुमान। अगर आपके दिमाग में ये बातें पहले आई होगी तभी आप ये वाला स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, पहले आपके दिमाग में पूर्वधारणा या पूर्वानुमान या परिकल्पना या अवधारणा ये सब चीजें आती हैं, तब जाकर के स्टेटमेंट का जन्म होता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड से ऑप्शन डी। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। लिखा हुआ है 6, 20, 40, 68, 106 लगातार सीरीज बढ़ती चली जा रही है। तो इसके बीच का हम डिफरेंस पहले निकाल लें। एक सिंपल तरीका होता है डिफरेंस का, पहले उसे चेक करते हैं, नहीं आएगा फिर और चेक किया जाएगा। इसके बीच का अंतर हो 12, 6, 18, इसके बीच का अंतर हो कितना 14, 6, 20, 14 होगा 14। फिर इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 20 और 28 हो जाएगा क्या 40, 20, 60, 80। फिर इसके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 68 और 2 कितना हो गया आपका 70, 30, 36 और 2 38, 38। इसके बीच का डिफरेंस पहले ये देख लेते हैं। डिफरेंस में क्या कौन सा नियम लागू हो रहा है 14, 6, 20 और 20, 8, 28, 28 और 10, 38। जो इसका अंतर है वो बढ़ रहा है 6, 2, 8, 2, 10। इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा, यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 2, यहाँ भी कितना होगा 2, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब 14, 6, 20, 20, 8, 28, 28, 10, 38, 38, 12 कितना हो जाएगा
8 2 10 और 3 1 4 1 50 हो गया। ठीक, अब 14 6 20 20 40 40 28 68 38 30 106 106 और 50 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। कितना 156 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आप लोग करो फर्स्ट, सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू एवरीबॉडी आंसर मारिए जल्दी से फटाफट सारे लोग। फर्स्ट आंसर करिए फटाफट, सारे बच्चे आंसर करें जल्दी, क्विक। देखिए क्वेश्चन आपका यह है, एक लड़की का मुख दक्षिण पूर्व की ओर है। ध्यान दीजिए, दक्षिण आपका इधर होगा और पूर्व आपका इधर होगा, तो दक्षिण पूर्व का मतलब इधर होगा, है ना। कह रहा कि एक लड़की का मुख दक्षिण पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, तो ये हो जाएगी जो डायरेक्शन। ठीक है, नब्बे डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और फिर बाएं घूमती है, और फिर बाएं घूमती है, फिर दाएं घूमती है, फिर एक बार दाएं घूमती है, फिर 45 डिग्री घूमती है, 135 डिग्री बाएं दिशा में घूमती है, फिर अंततः उसका मुख किस दिशा में होगा। अच्छा, फेस बताना है और डिस्टेंस दिया नहीं है, केवल इसको मोड़ना है। ठीक है, तो आइए हम आपको पहले कुछ समझा दें इसमें चीजों को। देखिए, ये आपका होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक, और ये आपका होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी दिशा होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा। इसी को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और इसको बोलते हैं क्या? वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त। अब देखिए, कह रहा है एक लड़की का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, तो ये दक्षिण पूर्व हो गया। फिर कह रहा है कि एक लड़की है, ठीक, इसका फेस दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, ये दक्षिण पूर्व हो गया। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो ध्यान दीजिएगा जहां से 90 डिग्री इधर हो जाएगा दक्षिणावर्त। फिर कह रहा है फिर बाएं घूमती है, और देखिए ये दक्षिणावर्त हो गया इधर, फिर बाएं, इसका जो बायां होगा वो होगा इधर होगा। ठीक, क्या पूरा डायरेक्शन बना देना तो उत्तर क्लियर है। अब इसका जो बायां होगा वो इधर होगा। ठीक है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर बाएं घूमती है, फिर दाएं घूमती है, फिर दाएं घूमती है, फिर ये इस दिशा में जाएगी, फिर दाएं घूमती है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो ये आपका जो जब ये यहाँ जा रही है घूमेगी यहाँ पहुंचेगी 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इस डायरेक्शन में आ गई घूमती, और फिर 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त इधर जाएगी 135 डिग्री, ये पहुंच जाएगी 45 45 90 45 135 यहाँ पहुंच गई। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, ये इसका दाएं होगा 45 डिग्री। अंततः उसका मुख किस दिशा में होगा? उसका मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। एक लड़की का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। फिर कह रहा है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है,
तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो यहाँ से बच्चों ये इसका 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी जब यहाँ से, तो ये पहुँच जाएगी इस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ थी 45 45 90, इस डायरेक्शन में पहुँच चुकी है। फिर कह रहा है फिर बाएं घूमती है, तो फिर बाएं घूमती है, तो बाएं घूमने का मतलब पूरा पूरा 90 डिग्री होता है। ये बाएं घूमती है, यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, ठीक है। बाएं घूमती है, फिर दाएं घूमती है, फिर दाएं घूम करके फिर यहाँ आ गई, दाएं घूमती है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त तो यहाँ आ गई 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, 45 45 90 45 135 यहाँ पर आ चुकी है। और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 45 दक्षिणावर्त घूमती है, फिर कहाँ गई दक्षिण दिशा में। अब उसका मुंह की दिशा की ओर है, उसका मुंह कहाँ पर है दक्षिण दिशा की ओर, कहाँ है दक्षिण दिशा की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है शब्द PROBATIONATRY के विषम स्थानों के अक्षरों से 3 या अधिक अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। कह रहा विषम स्थानों के अक्षर, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। अब विषम का मतलब 1 P हो गया और O हो गया और आपका A हो गया, A के बाद हो गया 6, 7 I हो गया, I के बाद आपका हो गया 9 N हो गया, फिर R हो गया, फिर आपका बस। इतने शब्दों से कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। 3 या 3 से अधिक होने चाहिए लेटर्स। तो पहला तो हमारा बन जाएगा PAIN पेन, ठीक है, देखो PAIN। दूसरा बन जाएगा आपका RAP रैप। तीसरा बन जाएगा हमारा ANT आंच, A 7 चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो उस क्वेश्चन को कल फिर से करा दिया जाएगा, गायब हो गया है। आज का सेशन यहीं तक, आपके पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। फिर मिलता हूं कल 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के, और आप सारे लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है ये केवल और केवल आपके लिए बनाया जा रहा है। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।